आज कहानी एक ऐसे राजा की जो ऐसा वैसा राजा नहीं था साहब, बल्कि ऐसा राजा था कि राजा हो तो ऐसा वरना हो ही ना। वो सुना है ना आपने, मूछें हो तो नथुलाल जैसी वरना हो ही ना, वैसा राजा। ये राजा जो था वो अपनी धुन में आम खाने में मस्त था। सॉरी 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 सॉरी, माफ कीजिएगा, अब मैं भूल सुधार करना चाहूंगा। मस्त नहीं, व्यस्त था। अरे भाई, राजा जो है, और राजा जो है वो कभी मस्त नहीं रहता, वो हमेशा व्यस्त रहता है। अपनी प्राण प्यारी प्रजा के हितों की रक्षा के लिए उसे इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि वो मस्त रह ही नहीं सकता। लिहाजा वो हमेशा व्यस्त रहता है। और व्यस्त भी इतना रहता है बेचारा, इतना रहता है बेचारा कि अपने हमाम यानी कि बाथरूम और अपने शयन कक्ष यानी कि बेडरूम तक में मस्त नहीं रह पाता। वो वहां भी क्या रहता है? व्यस्त ही रहता है। इसीलिए राजा के संबंध में मस्त शब्द का इस्तेमाल, उसका उपयोग करना भी देशद्रोह करने के जैसा है। मैं माफी के साथ अपने शब्दों को वापस लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का मैं करना चाहता हूं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि राजा आम खाने में मस्त नहीं, बल्कि राजा आम खाने में व्यस्त था। ऐसे में उस राजा के विशेष सलाहकार ने देखा कि राजा आम तो खा रहा है, लेकिन आम खाकर गुठलियां जो है और छिलके जो है वो यहां वहां फेंकता जा रहा है। यह देखकर विशेष सलाहकार परेशान हो गया। उसने आखिरकार राजा से पूछ ही लिया, यह क्या महाराज, आप अत्यंत व्याकुल नजर आ रहे हैं? परेशान तो हम हैं सलाहकार। आप तो जानते हैं कि हमारी प्रजा संकट में है। कहीं बाढ़ का खतरा हो जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। लोग महंगाई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महामारी से आहत हैं। इसीलिए हम अपनी प्रजा की पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। और हमने संकल्प लिया है कि हम अब तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारी प्रजा परेशान है। इसीलिए ये देखिए, हम मात्र फल खाकर ही काम चला रहे हैं। किंतु आपने ये कैसे जाना कि हम व्याकुल हैं, परेशान हैं? अब वो ऐसे जाना महाराज कि आप आम तो खा रहे हैं, लेकिन गुठलियां और छिलके व्यर्थ ही यहां वहां फेंक दे रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं सलाहकार। आम खाकर गुठलियां और छिलके फेंकने से हमारी परेशानी का क्या संबंध? क्षमा महाराज, लेकिन आप जैसे पराक्रमी राजा को आम खाकर गुठलियां और छिलके फेंकना कतई शोभा नहीं देता महाराज। माना कि प्रजा त्राहीमाम कर रही है, किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि आप सियासत के दांव पेच ही भुला बैठे हैं महाराज। तुम भयभीत ना हो सलाहकार, जो कहना चाहते हो खुलकर कहो। हम केवल तुम्हारी ही बात तो ध्यान से सुनते हैं, तुम जानते हो। इसीलिए खुलकर कहो। जानकी रहम हो महाराज, किंतु एक राजा के व्यक्तित्व में साम दाम दंड भेद के गुणों के अलावा कूटनीति, राजनीति और दुष्टता का समावेश भी होना चाहिए महाराज। इतना ही नहीं, प्रत्येक जानवर की विशेषता को आत्मसात कर लेने की विधा भी राजा को परिपूर्ण बनाती है। जैसे सांप और बिच्छू से काटना, मेंढक से टर्र टर्र टर्राना, मगरमच्छ की तरह आंसू बहाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, कछुए सा आलस्य, लोमड़ी का चातुर्य, कुत्ते की दुम का टेढ़ापन, बंदर की तरह गुलाटी मारना, गधे की बेशर्माई, भेड़िए की तरह घात लगाना, शेर की तरह शिकार करने की कला। और ये कहते ही सलाहकार ने राजा की तरफ देखा। राजा सलाहकार को घूर रहा था। और आप महाराज इन समस्त कलाओं और विधाओं में पूर्णतः दक्ष एवं पारंगत हैं। सलाहकार ने अपनी जान छुड़ाने को तुरंत ये लाइन भी जोड़ दी। तो फिर समस्या क्या है सलाहकार? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? गुस्ताखी माफ हो हुजूर। प्रजा की पीड़ा से परेशान होकर भावनाओं और संवेदनाओं में बहना एक राजा को कमजोर कर सकता है। भगवान ना करे, किंतु इससे आप हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का, और लो ब्लड प्रेशर में ब्रेन हेमरेज का खतरा है महाराज। ऐसे में आप डिप्रेशन की गिरफ्त में आकर पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस का भी शिकार हो सकते हैं।
पहली बात तो यह कि राजा शिकार करता है, शिकार होता नहीं है महाराज। और फिर अगर आपको कुछ हो गया तो प्रजा को संयम और धैर्य का पाठ कौन पढ़ाएगा स्वामी? और आप आम खाकर गुठलियां और छिलके फेंक रहे हैं। यह फेंकना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आप प्रजा की पीड़ा के प्रभाव में भावनात्मक और संवेदनशील होते जा रहे हैं महाराज। मैं इसी बात से भयभीत हूं। शायद तुम ठीक कहते हो सलाहकार, लेकिन हम आम खाकर गुठलियां और छिलके फेंके ना तो फिर क्या करें? क्षमा हो महाराज, किंतु आम का रसास्वादन करने के पश्चात आप अपनी प्रजा के हित में ये फेंके गए छिलके से अचार, मुरब्बा बनाने का लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित कराने का ऐलान कर सकते हैं। महिलाओं को स्वरोजगारी एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह आपका प्रशंसनीय कदम कहलाएगा महाराज। आपके द्वारा चूसे जाने के बाद छिलकों की गुणवत्ता भी तो उच्च कोटि की हो गई है महाराज। साथ ही आपकी इस प्रयोग धर्मिता की चहुओं ओर जय जयकार होगी सो अलग। रही बात गुठलियों की महाराज, तो आप इस संबंध में यह ऐलान भी कर सकते हैं कि जो किसान आम का बागीचा लगाने के लिए आवेदन के साथ सरकारी जमीन खरीदने की या किराए पर लेने की उत्सुकता दिखाएगा, उसे आप अति उच्च कोटि की गुठलियां उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। राजा से उपहार पाकर किसान गदगद हो जाएंगे महाराज। और एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में आपकी विश्व प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त होने का सुअवसर पाएंगे वो अलग। इससे दो फायदे होंगे महाराज। पहला तो यह कि प्रजा में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अपने योगदान से आप काफी हद तक संतुष्ट हो जाएंगे। और दूसरा यह कि सर्व सरोकारी वाली आपकी इस छवि से अगले 5 वर्ष के लिए भी सत्ता एक बार फिर से आपकी दासी बन जाएगी महाराज। सलाहकार की बातें सुनकर राजा फूला ना समाया। मारे खुशी के उसकी छाती और चौड़ी हो गई। सलाहकार को उसने गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, राजा ने अपने शहजादे के लिए उस सलाहकार को राजनीति शास्त्र का विशेष शिक्षक भी नियुक्त कर दिया। सलाहकार को इसके अलावा भी अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए पदोन्नति और ढेरों इनाम दिए गए। अच्छा, इस कहानी को सुनने के बाद किसी बहस में मत पड़िएगा, क्योंकि मेरी इस कहानी का किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, आपको बता दूं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि है, तो यह महज इत्तेफाक है। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत भी पेश कर रहा हूं। ये देखिए, मेरा ये सटायर, मेरा व्यंग साल 2006 में 11 नवंबर को दैनिक ट्रिब्यून अखबार में छप चुका है। बहरहाल, मुझे एक बार फिर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, लेकिन मुलाकात होती रहे, बात होती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए कि आप और क्या चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।